इमिग्रेशन है उसको कैसे क्लियर करना है, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे क्या क्या सवाल करेंगे, और इंडिया से भी जब आप जा रहे हैं एयरपोर्ट में क्या क्या पूछ सकते हैं, और इमिग्रेशन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए यूएस को और क्या नहीं लेके जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत यूएस के बारे में बताऊंगा कि बाहर आएंगे तो क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो होंगे कि मतलब जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, यूएस वीज़ा है, जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनके पास यूएस वीज़ा नहीं है, वो यूएस वीज़ा अप्लाई करने की प्रोसेस में है और आगे जाके यूएस में जाना है किसी काम के लिए या फिर घूमने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यूएस वीज़ा आ गया, आपके पास क्या होगा, एक तो पासपोर्ट, इसमें यूएस वीज़ा का स्टिकर लगा होगा। जब आप यूएस जाएंगे थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा, जैसे आप उन्हें यूएस वीज़ा के लिए तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि आज वीज़ा आया कल आप उन्हें टिकट बुक करके चलें, राइट। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जब आप उन्हें यूएस वीज़ा आ जाता है, अप्रूव हो जाता है, यूएस वीज़ा हाथ में आने के लिए वेट मत करना, क्योंकि वो 4-5 दिन या 1 हफ्ता लग जाता है। जैसे ही अप्रूव हो गया यूएस वीज़ा, आप अपना एयर टिकट बुक कर ले, अप एंड डाउन, हो सके तो अप एंड डाउन, क्योंकि आप जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, राइट। तो रिटर्न टिकट आपको बुक करना पड़ेगा, यह नहीं कि आप 1 वे का टिकट करें और कोई पूछने से बोलेंगे कि आते वक्त करूँगा, ऐसा लॉजिकल नहीं बनता, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं। यूएस जाने के पहले अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तब कोई बात नहीं, डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आप 4-5 दिन के मतलब 10-15 दिन के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी के वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको 2-3 हफ्ते रहना पड़ेगा, उसमें क्या है कि 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो होटल में खा सकते हैं खाना हर वक्त, जहाँ पे कॉस्टली भी होगा, और हो सकता है कि आपको पसंद आए या ना पसंद आए। मेरे को तो पसंद नहीं आता वहाँ का खाना। सेकेंड ऑप्शन इस, आपको यहाँ से इंडिया से लेके जाना पड़ेगा ग्रॉसरीज, खाना वाना आइटम पकाने के लिए। वहाँ पे जो भी होटल जाए वहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोवेव वगैरह, थोड़ा सा किचनेट रहता है। यहाँ पर आप सर्विस अपार्टमेंट बुक करें तो वहाँ पे किचन, डेडिकेटेड किचन विद ऑल दी टेंसिल्स, आइटम्स के साथ रहता है, मतलब जो भी सामान है किचन का पकाने के लिए, आपको यहाँ से कुछ नहीं लेना है आइटम्स। लेकिन खाने पीने का चीज़ आपको लेना है, ये नहीं कि वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे मिलेगा। इंडियन की ग्रॉसरी चाहे जैसे मसाले से हो गए, चावल दाल आटा रोटी वगैरह जो होती है, मतलब उसका आइटम कहाँ पे मिलेगा ढूंढना पड़ेगा, और 4 या 5 गुना रेट होता है। आप यहाँ से थोड़ा बहुत अपने लिए लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी लिखा नहीं कि लेके जा सकते हैं, नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अपने खाने के लिए लेके जा सकते हैं, ना कि आप इतना कमर्शियली बेचने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, अपने कंजम्पशन के लिए। ठीक है, अब जब ये लेके जाते हैं ध्यान रखना कि कुछ मसाले से जहाँ वहाँ पे अलाउड नहीं है, यानी कि गलती कुछ नहीं है, लेकिन जब आप मसाले लेके जाते हैं क्या होता है कि वहाँ पे सिस्टम में डिटेक्ट होता है कि भाई कुछ मसाला, कुछ पाउडर है, और सिस्टम को थोड़ी पता है कि क्या पाउडर है। तो इसमें क्या होता है कि मसाले हो या लिक्विड भी हो, दोनों लेके नहीं जाना चाहिए, लेके जाने से दिक्कत आता है। तो हो सकता है कि इमिग्रेशन में, कस्टम्स में, क्लियरेंस में, लेकिन वो आपका बैग ओपन करे, चेक करे, उसके बाद में बंद करे। उसमें क्या होता है कि आपका माल भी बिखर जाता है यहाँ वहाँ, जो सूटकेस में आपने जमाया है, और उनका टाइम भी वेस्ट होता है, राइट। ऐसा मटेरियल लेके जाए जहाँ पे ये मसाले या लिक्विड ना हो, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रेडी टू ईट फूड भी ट्राई करके लेके जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आया आज तक देखने के लिए मिला है। रेडी टू ईट, जैसे इंडिया में MTR बोल के एक ब्रांड है, वहाँ पे रेडी टू ईट आ जाता है, जो भी है मतलब छोटा मोटा, या फिर आप पका सकते हैं, तो ग्रोसरीज लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं लिया इंडिया से और वहाँ पे जाके खरीदना है, तो वहाँ पे इंडियन स्टोर कहाँ पे है आप ढूंढिए, नियरेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से लेके मतलब जा सकते हैं और वहाँ पे पका सकते हैं आपको, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, क्या बोलते हैं कि कॉस्टली होगा। वहाँ पे वॉलमार्ट पे भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिग बाज़ार है वगैरह, डी मार्ट है, उसी तरह वॉलमार्ट है बहुत बड़ा। मैं जब गया था वॉलमार्ट को, मैंने तो इंडियन का जो भी है वो देखा नहीं हूँ, इंडियन ब्रांच वगैरह। हो सकता है कि आपको मिल जाए, ढूंढ लिए, मिल सकता है, लेकिन बेस्ट थिंग इज़ यू कैन सर्च फॉर इंडियन ग्रोसरी शॉप। वहाँ पे सिर्फ इंडियन का ही मिला था, क्योंकि मिलता है कि मैं जब कनाडा गया था, कनाडा में थोड़ा 2-3 हफ्ता रहा था, तो मैंने गूगल में सर्च किया कि भाई इंडियन ग्रोसरी शॉप का है। मैं गया था वहाँ पे, मान लीजिए कि वहाँ पे सिर्फ इंडियन का ही आइटम मिलता था, इंडियन में मसाला वगैरह, जो भी चावल दाल वगैरह, और यहाँ तक कि वहाँ पे इन हाउस वो चिकन मटन जो भी चाहे आपको पका के भी देते हैं। वहाँ पे पूछा भी था, सर आपको अपना पसंद का कुछ पकाना है? मैंने बोला नहीं चाहिए,
मैं सिर्फ इंडियन का जो भी ग्रोसरी से लेके थोड़ा बहुत निकल गया वहाँ से। अब वापस आते हैं, आपने ये आइटम का कर लिया, ताम झाम कर लिया जो भी है, और जितने दिन के लिए जा रहे हैं उतना मतलब क्या बोलते कपड़े उपड़े भी पैक कर दीजिए। सॉरी मैं हट रहा हूँ, इमिग्रेशन का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बोल रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो। आप मान लीजिए अभी आप निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, सभी एयरपोर्ट में भी दोस्तों ये मानना कि भाई यूएस में पूछेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं पूछेंगे, नहीं, यहाँ पे भी आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पूछेंगे। देखिए एंट्रेंस में जाएंगे मेन डोर में, यहाँ पे कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं, सिक्योरिटी चेक करेंगे और आपका आइटम्स का जो भी सिक्योरिटी चेक करेंगे और टिकट देखेंगे बस, और पासपोर्ट देखेंगे। जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे वहाँ पे, उसके पहले सॉरी, जब आप चेक इन काउंटर में जाते हैं जो भी एयरलाइन का है, उस एयरलाइन के लोग भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, वीज़ा किधर है, क्या काम है। हालांकि एयरलाइन का कोई काम नहीं बनता कि आपको पूछे कि क्यों जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये तो इमिग्रेशन का न काम है। हो सकता है कि इमिग्रेशन वालों ने उनको थोड़ा सा राइट दिया हो, ऑथराइजेशन दिया हो कि भाई आप भी पूछ लो, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। मेरे को भी पूछा था, मैंने डिटेल बताया। उसके बाद एक्चुअल इमिग्रेशन काउंटर में जाएंगे जहाँ पे आपका जो भी है फोटोग्राफ लगेंगे, थंब इम्प्रेशन जो भी है, पासपोर्ट को देखेंगे, आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, राइट, ये पूछेंगे इम्पोर्टेंट। और कुछ केसेस में वो पूछ सकते हैं कि आपका रिटर्न टिकट दिखाइए। अगर मान लीजिए आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, या शॉर्ट टर्म किससे मिलने के लिए जा रहे हैं और आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, वो मान सकते हैं कि आप वापस नहीं आओगे या फिर लंबा समय रहोगे, दोनों गलत है। तो इसलिए आप छोटे समय के लिए जा रहे हैं तो भले आप घूमने के लिए जाएं या फिर भले आप मीटिंग के लिए जाएं, रिटर्न टिकट लेके जाइए, बहुत अच्छी बात है। और जब आप जाते हैं आप होटल बुकिंग वगैरह करके जाइए, कितना दिन रहना होता है होटल बुकिंग करके जाए, अगर घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनका घर का एड्रेस चाहिए बस, राइट। और ये भी पूछ सकते हैं तो इंडिया में ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको, मतलब 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपको आगे भेज सकते हैं। यस, ये होने के बाद स्टैंपिंग कर देंगे कि यानी कि डिपार्चर स्क्रीन का ये स्टैंप डाल देंगे फ्रॉम इंडिया। अब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया। उसके बाद आपका गेट जहाँ भी एयरपोर्ट में आपका फ्लाइट आएगा वहाँ पे निकलना पड़ेगा। और डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइंस आपका फ्लाइट, देखिए डायरेक्ट फ्लाइट तो आज तक मैं देखा नहीं, हो सकता है, आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है, मैंने आज तक देखा नहीं। एक स्टॉप मिनिमम होता है, या तो लंदन या तो दोहा या तो दुबई वगैरह वगैरह, राइट। जो फास्टेस्ट विथ वन स्टॉप है वो आपको 18 से 20 घंटा में या 22 घंटा में पहुंचा सकता है। मैं गया था वन स्टॉप के साथ, दोहा में स्टॉप हुआ था कतार एयरवेज से, इंडिया से मान के चलिए 4.5 घंटा, और वहाँ पे 1 घंटे का हॉल था, और वहाँ से कुछ 12-13 घंटा लिया, मतलब 20 या 22 घंटा लिया, मेरे को याद नहीं है, 20 to 22 आवर्स लिया था पूरा जर्नी यूएस तक। और भी कोई एयरलाइन आ सकते हैं जहाँ पे 2-3 स्टॉप होते हैं या फिर 1 स्टॉप भी होते हैं, लेकिन स्टॉपेज वो बहुत होता है, यानी कि स्टॉपेज, यानी कि किसी एयरपोर्ट में रोकेंगे तो किसी एयरपोर्ट में 1 स्टॉप हो सकता है 2-3 घंटे का, 1 स्टॉप हो सकता है 4-5 घंटे का, मतलब ओवरऑल जर्नी यूएस पहुंचने तक आपको 36 घंटे लग सकते हैं, 30 to 36 आवर्स, कभी कभी 40 आवर्स। वो गलती से भी फ्लाइट मत लेना, मैं गुजर चुका हूँ। मैं 20-22 घंटे में मैं सोचा कि भाई मैं ज़िंदगी में यूएस कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि इतना लंबा बैठना मुश्किल है, वो भी इकोनॉमी क्लास में। अब बिजनेस क्लास में बैठ रहे हैं तो अलग बात है, सीट थोड़ा वाइड होता है, लंबा होता है, सो भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। इकोनॉमी में पता है कि आपको नॉर्मल सीट होता है और आप ज़्यादा लाइव भी नहीं कर सकते, मीडियम। 22 आवर्स एक ही जगह एक रूम में बैठना मुश्किल है, मेरे को तो हालत ख़राब हो गया था, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो जाना पड़ सकता है, अच्छा नहीं है, मतलब 1 दिन का बात है, जर्नी तो करना पड़ेगा। और यूएस पहुंचने के पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दूं, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है, वहाँ पे खाना पीना इंक्लूडेड होता है टिकट में। अभी रिसेंटली मैं चेक किया था, आपको एडवांस बुकिंग करेंगे तो आपको 45,000 to 60,000 के अंदर आराम से आपको 1 वे का टिकट मिल जाता है, और अच्छा सा टिकट अच्छे एयरलाइन पे। अगर एडवांस बुकिंग नहीं करते तो आपको 70-80,000 भी लग सकता है। तो अगर आप यूएस जाने की प्लान करें तो मेरा वही एडवाइस है कि आप एडवांस बुकिंग करके चलिए 1 महीना पहले,
या फिर कम से कम 3 वीक्स पहले आपको 50,000 के अंदर एक टिकट मिल जाएगा। और वहाँ पे ड्रिंक्स भी फ्री है दोस्तों, ड्रिंक्स और खाना अनलिमिटेड है, फ्री है, और डिसेंट खाना है, बहुत अच्छा खाना होता है, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि हर किस्म के लोग वहाँ पे इंडियन हो नॉन इंडियन हो ट्रैवल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंफोटेनमेंट वगैरह वगैरह कोई दिक्कत नहीं है आपको, नो ड्रिंक्स, खाना वाना टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। बस एक ही दिक्कत है कि आपको एक ही जगह पे बैठा रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, राइट, वही थोड़ा दिक्कत की बात है। अब मान लीजिए आप यूएस में उतरने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं, लैंड कर दिया, बहुत बड़ा एयरपोर्ट होगा, कहाँ जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, मतलब लॉस एंजलिस हो या फिर न्यूयॉर्क हो, न्यू जर्सी हो और वाशिंगटन डीसी हो, कहाँ भी जाए बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है। अब देखिए अब यूएस से जा रहे हैं, वहाँ पे तो ज़्यादातर इंग्लिश चलता है। आपको इंग्लिश आती है तो कोई बात नहीं, आप 2-4 लोग जा रहे हैं, सबको इंग्लिश नहीं आता, कम से कम एक बंदे को आता है तो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता, फिर भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। वहाँ पे किसी भी एयरपोर्ट में चले जाएं, ज़्यादातर जो वहाँ पे असिस्टेंट्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, या फिर जो स्टाफ होता है, ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट में, आपको कहीं ना कहीं इंडियन मिल ही जाएंगे। मैं तो आते वक्त भी जाते वक्त भी बहुत सारे इंडियंस देखा था वहाँ पे, जो ग्राउंड स्टाफ थे, जो भी सुपरवाइजर वगैरह थे, तो आप उनका हेल्प भी ले सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, छोटा मोटा इंग्लिश भी आपको आता है तो चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा इंटरव्यू वगैरह नहीं लेंगे, सिंपल सा सवाल करेंगे इंग्लिश में, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बहुत बड़ा क्यू होता है, अगर यूएस में जहाँ पे भी उतरे वो आपका लास्ट स्टॉप है तो कोई बात नहीं, अगर वहाँ से और कोई फ्लाइट लेना है तो ध्यान रखना कि टाइम देख के जाना कि कितना मिनट का वहाँ पे हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा क्यू होता है यूएस एयरपोर्ट में। ऐसा ना हो कि आप क्यू में करते करते इमिग्रेशन क्लियर करते करते दूसरा फ्लाइट निकल जाए। मेरे केस में ऐसा हुआ था, मेरे को और कहीं जाना था, तो मैंने देखा कि टाइम बहुत ही कम है, तो बहुत लंबा क्यू है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, सिस्टम में वो इमिग्रेशन करने के बाद भी आपको फिजिकल इमिग्रेशन जाना पड़ता है। तो वहाँ पे इंडियन ग्राउंड स्टाफ था, मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मेरा नेक्स्ट फ्लाइट है, हो सकता है मिस हो जाए, क्या मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ? उन्होंने बोला नो सर, ऐसा नहीं है, आपको क्यू में ही खड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, क्यू में ही खड़ा मैं करके बहुत सारे काउंटर्स होते हैं इमिग्रेशन के, आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा कहाँ पे जाना है। जिस काउंटर में, जैसे आपने यूएस वीज़ा का इंटरव्यू दिया होगा, उसी तरह जो काउंटर एम्प्टी होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और सिंपल सा पूछेंगे क्वेश्चन कि आप कितने दिन के लिए आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछते हैं ज़्यादातर। आपको सही तरीके से मतलब जो प्लान है वही बताना पड़ेगा कि मैं इतने दिन के लिए आया हूँ। मेरा एडवाइस है, फर्स्ट टाइम जो जा रहे हैं, इंटरव्यू में जितना टाइम बोला था उतना ही टाइम यहाँ पे भी बोलना। अगर आप इंटरव्यू में बोले हैं 2 हफ्ता और यहाँ पे रहने का आपका प्लान है 1 महीना, तो आपके पास जस्टिफिकेशन रहना पड़ेगा, लॉजिकल रीज़न रहना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे आपने 2 हफ्ता बोला, यहाँ पे 1 महीना का क्यों रहना है, तो प्रॉपर रीज़न रहना पड़ेगा। दिक्कत नहीं है लेकिन प्रॉपर रीज़न, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप इमिग्रेशन में क्या करने के लिए आया हो, तो आपको देखिए वहाँ पे भी डरना नहीं है, क्लियरली आपको जो भी सच है वो बताना है कि भाई मैं इतने दिन के लिए आया हूँ और इस जगह पे मैं रहूँगा और मैं इस काम के लिए आया हूँ। हो सकता है कि देखिए मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा एक मीटिंग है यहाँ पे, मेरे कंपनी ने मुझे यहाँ पे मीटिंग के लिए भेजा है। या फिर ये भी हो सकता है कि देखिए ये कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस में मेरा अटेंड करना ज़रूरी है, मैं इतने दिन के लिए आया हूँ, ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके निकल जाऊँगा। और ये भी हो सकता है कि देखिए मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरनल ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, इस कंपनी में इस लोकेशन पे है। और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पे रहेंगे, तो आपको ये भी क्लियर कर रहना पड़ेगा। हो सके तो आपका, देखिए जब मैं गया था मेरे पास पूरा हाथ में पेपर था, लेकिन वो कुछ पूछे नहीं। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे ठहरेंगे, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं ये इस जगह पे मैं ठहरूंगा, राइट। आप हो सकता है अगर पूछने से होटल का बुकिंग दे देना। देखिए मेरे को पूछा था, यूएस में नहीं पूछा, कनाडा में पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोल दिया, मैं गलती से मेरे मन में आ गया केरला। वो बोला केरला नहीं, किस जगह पे जा रहे हो, तो मैंने उस लोकेशन का नाम जगह एग्जैक्टली बोला मैंने। तो मैं बोला पूरा एड्रेस चाहिए तो मैं निकाल के देता हूँ। उसने बोला नो दैट्स फाइन। तो वो ये देखना चाहते कि बस ऐसे आ गए, आप प्रिपेयर होके आए। ऐसे आ गए तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा, अगर आप प्रिपेयर करके आए तो आपके पास पूरा डिटेल्स होगा और कहाँ पे जाने वाले, किस लिए जाए, वो सब पता होगा, राइट। तो ये है। तो यूएस में उसके बाद जैसे आप पूछते हैं कि कितने दिन के लिए आ रहे हैं, आप बोलेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जितना भी बोले वो 6 महीने का स्टैंपिंग करके देते हैं।
6 महीने का स्टैंपिंग करने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 महीना रह सकते हैं। देखिए लीगली रह सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा यूएस के अंदर, लेकिन आपके इमिग्रेशन में आपने कहा कि 2 हफ्ता रहूँगा, उन्होंने 6 महीने का स्टैंपिंग मारा और आप वहाँ पे 6 महीने रहेंगे, गलत हो जाएगा। आप री एंट्री नहीं कर पाएंगे, री एंट्री में दिक्कत होगा, वीज़ा रिन्यूअल में आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो जितना बोले इमिग्रेशन में उतना ही आपको रहना है, भले वो स्टैंपिंग 6 महीने का करे या 1 महीने का करे। कभी कभी बोल सकते हैं कि ये केरला में पूछा था मेरे को, में पूछ सकते हैं कि भाई आपको कोई डिजीज़ वगैरह है, ये है कुछ प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली आपको नहीं होगा तो नहीं बोलना है। या ये भी पूछ सकते हैं कि आप कोई ऐसा आइटम्स लेके जा रहे हैं यूएस के अंदर की जो घातक हो, जो सही नहीं हो, जो नो इन्फेक्शियस हो, आपको बुलाना नहीं, राइट। तो हो गया। मान लीजिए सब क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। कभी कभी देखिए मान लीजिए कि कोई एक बंदा जा रहा है, उस बंदे पे डाउट आ गया इमिग्रेशन वालों को, तो उसको रोक लेंगे साइड में, रोक के वो इमिग्रेशन वाला क्या करेगा, वो नहीं पूछेगा, वो किसी और को थमा देगा आपको कि जो वहाँ पे स्टाफ है जो भी है। तो वो स्टाफ आपसे और भी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या जॉब करते हो, क्या बिजनेस करते हो, कितना पैसा है आपके पास, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या काम है, किसने भेजा, कितने दिन के लिए, और होटल बुकिंग है क्या, एयर टिकट रिटर्न है क्या, पूरा छानबीन करेगा। अगर डाउट आने से, देखिए 100 में मैं बोलूँगा कि 100 या 500 में 1-2 बंदे को ऐसा आएगा शायद, आई थिंक सो, नहीं तो ज़्यादातर वो 30 सेकेंड्स में या 10 सेकेंड्स में आपका इमिग्रेशन हो जाता है। कभी कभी 2-3 मिनट लग सकता है अगर इमिग्रेशन ऑफिसर ही खुद आपको क्वेश्चन करे। अदरवाइज रेयर केसेस में क्या होता है, जिसमें कोई एक बंदा को साइड में लेके क्रॉस क्वेश्चन करते हैं अगर डाउट आने से। अगर डाउट नहीं आया तो क्या पूछना है, राइट। अगर ऑफिसर को लगे कि आप जेन्युइन हो, जो आंसर आपने दिया है ना एकदम क्लियर कट है, कॉन्फिडेंट हो, तो नहीं पूछेंगे ना, मतलब वो आगे बढ़ा देंगे। तो इसलिए जब आप जाएंगे, देखिए आप 2 चीज़ें, एक तो बैकपैक लेके जाएंगे आप, अब एक बड़ा सूटकेस लेके जाएंगे, हो सकता है आप चेक इन में डाल दें क्योंकि आपको 2-3 हफ्ता रहना है, सब कुछ आइटम्स लेके जाना है, कपड़े लेके जाना है, तो सभी कुछ आप चेक इन बैग में डालिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट्स वगैरह आप अपने पास रखिए ताकि इमिग्रेशन में दिखाने के लिए। और एक फोल्डर बना करिए, सभी डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। इमिग्रेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको झट से निकाल के देना पड़ेगा, राइट, वो है। तो मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, तो आपको भी होगा नहीं, क्योंकि प्रिपेयर होगा चाहिए। क्वेश्चन सिंपल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, जो यूएस वीज़ा इंटरव्यू में पूछा था वही क्वेश्चन में से ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। जैसे कि आप कितने दिन के लिए रहेंगे यूएस में, किस लिए आए हैं, कहाँ पे रहेंगे, क्या आपके पास रिटर्न टिकट है, क्या आपके पास होटल बुकिंग है। और कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं 10 में से एक बार कि यूएस में आपका कॉन्टैक्ट कौन है, जो जिससे मिलने के लिए आया है यूएस में, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, या फिर जिस कंपनी में आप मीटिंग के लिए आए हैं वहाँ पे कौन है कॉन्टैक्ट पर्सन, तो पूछ सकते हैं। ज़्यादातर नए लोगों को नहीं पूछते, लेकिन पूछ सकते हैं, राइट। यही छोटा मोटा, यानी कि ये भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे आपको वहाँ पे जाके, ये क्या बोलते हैं, वहाँ जाके आपको नर्वस नहीं होना है, क्लियर के जो भी वो पूछे आंसर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका इमिग्रेशन हो गया, अब आप कस्टम की तरफ जा रहे हैं। कस्टम में भी 2 चीज़ है, एक तो नॉट टू डिक्लेयर एनीथिंग, टू डिक्लेयर। अगर कोई आइटम लेके जा रहे हैं वहाँ पे टैक्सेबल है या फिर डिक्लेयर करना पड़ता है यूएस में, तो आपको डिक्लेयर करने के लिए जाना पड़ेगा कि विथ इनवॉइस बिल वगैरह। अगर कुछ भी नहीं आपके नॉर्म है तो नॉट टू डिक्लेयर एनीथिंग बोल के निकल जाना वहाँ से, कोई बात नहीं है। अब जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आएंगे, देखिए आपको एयरपोर्ट टैक्सी मिल जाएंगे। ज़्यादातर प्राइवेट टैक्सी वहाँ पे सामने नहीं होता, एयरपोर्ट टैक्सी ज़्यादा मिलेंगे। और वहाँ पे मतलब आपको लोकेशन बोलना है बस, वो अपने आप लेके जाएंगे। पेमेंट देखिए, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर कैश से भी कर सकते हैं। कैश के लिए आपको वहाँ का लोकल करेंसी यूएस डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। वो यूएस डॉलर्स आप इंडिया से भी लेके जा सकते हैं करके, या फिर जैसे एयरपोर्ट उतरेंगे यूएस में, आप एयरपोर्ट से भी आप कैश विड्रा कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत यूएस डॉलर्स में यहीं से भी लेके गया था, थोड़ा बहुत वहाँ से भी विड्रा किया था मैं। अदरवाइज क्रेडिट कार्ड चल जाता है। आप देखिए दोस्तों, आप होमवर्क इंडिया से ही करके जाइए कि भाई आप जहाँ पे जा रहे हैं, इस एयरपोर्ट से, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मेरे होटल तक कितना आएगा, होमवर्क करके चाहिए डॉलर्स। क्योंकि आप होमवर्क नहीं करेंगे, डायरेक्टली चले जाएंगे, आप वो पूछेगा कि $100, आप इमीडिएटली काउंट करेंगे 8-9 हज़ार रुपये, तो आपको इतना 9 हज़ार रुपये ले रहा है, आप शॉक हो जाएंगे। जैसे मैं भी हुआ था एक बार, तो मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद होटल जाके ध्यान से सुना तो देखा तो ये तो नॉर्मल चार्ज है।
तो वहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, डोंट गेट नो सरप्राइज। वहाँ का नॉर्मल चार्ज देते हैं वो, हो सकता है कि यानी कि $80 to $100, कभी कभी $150 लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, आपको जितना डिस्टेंस है, राइट। क्रेडिट कार्ड चल जाएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में वहाँ पे क्या बोलते हैं कि पिन ही नहीं पूछता, बहुत होशियार है ना, क्या बोलते हैं, केयरफुली रखना अपना क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो पिन नहीं पूछता है ज़्यादातर मैं जहाँ पे गया पिन नहीं पूछता है, ATM पिन क्रेडिट कार्ड में, वो ऑटोमेटिकली स्वाइप हो जाता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। तो वहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश बात करते हैं। ड्राइवर्स US सिटीजन भी हो सकते हैं, US वाले भी हो सकते हैं, या दूसरे कंट्री की भी हो सकते हैं, तो आपको नॉर्मल इंग्लिश पता रहना चाहिए, वो पहुँचा देंगे, राइट। उसके बाद अपने लोकेशन पे पहुँच जाएंगे, होटल में वगैरह जहाँ जहाँ, यहाँ पे एंड होता है आपका जो भी है ट्रैवल, और इस वीडियो का जो भी मकसद है वो भी एंड होता है कि इमिग्रेशन में क्या क्या होता है। थोड़ा बहुत मैं इमिग्रेशन के पहले का भी बताया, प्री इमिग्रेशन प्रिपरेशन, उसके बाद इमिग्रेशन होने के बाद एयरपोर्ट में क्या क्या करना चाहिए, निकल के क्या करें, वो मैं थोड़ा बहुत पाया, मैं थोड़ा सा डिटेल ही बता दिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प हो, और एयरपोर्ट में यानी कि इंडिया से लेके US उतरने तक इमिग्रेशन का प्रोसेस क्या क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो इसमें समझा दिया। यहाँ तक कि क्या लेके जाना चाहिए खाने का, क्या नहीं, अगर लेके नहीं गया तो वहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा वो भी बता दिया। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी US जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी थोड़ा हेल्प हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और जो भी इस चैनल पे नया है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो US वीज़ा के रिलेटेड या फिर US ट्रैवल के रिलेटेड में अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।